चलिए, पेपर देखा आप लोगों ने, कैसा लगा? जैसे कि अगर लेवल के हिसाब से कैटेगरी बनाएंगे तो टफ लेवल नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। ठीक ना, मॉडरेट लेवल था इसका, और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। पैटर्न चेंज हुआ, करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बातें पूछी जाती थी पहले, पॉलिटी हो या कोई और सेगमेंट हो, लेकिन हर जगह क्या किया गया है, इस पर स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा महत्व दिया गया है। ठीक ना, और जरूरी भी है। पीटी में भी अप्रोच दिखा था कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ये बताने के लिए कि पढ़ना अभी भी जरूरी है। करंट तो पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ करंट से चीजें नहीं होंगी, स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ना चाहिए। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन अपना। अच्छा, डिस्कशन है, इसका मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है। मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा ऐसा नहीं है कि वही सबसे अच्छा फॉर्मेट होगा। तो अगर आप लोग के पास कोई इससे अच्छा फॉर्मेट हो या फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप लोग खुल करके कम्युनिकेट करेंगे। ठीक ना, चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने का जो आप लोगों को तरीका समझाया जाता है, वो क्या समझाया जाता है कि क्वेश्चन को पढ़ें, उसके कीवर्ड्स को फाइंड करें कि कहाँ इंट्रोडक्शन लिखना है, कितनी बातें पूछी गई हैं और किन किन हिस्सों पर कितने शब्द खर्च करने हैं। उसी हिसाब से एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या है? संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर कमेंट करना है, टिप्पणी करनी है, बस आप लोग को बता देना है। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि किसी देश की न्यायपालिका को संविधान के द्वारा ही गारंटी के साथ में स्वतंत्रता दी गई है, तो यह क्या है? लोकतंत्र की एक पूर्व आवश्यक शर्त है। मतलब इसके बिना क्वेश्चन के हिसाब से एक अच्छा या स्वस्थ लोकतंत्र नहीं बन सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? कंटेंट मेरे हिसाब से हर किसी के पास होगा। समस्या क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 150 वर्ड्स में लिखना है इसका। ठीक, तो अगर एक फॉर्मेट पहले बना लेते हैं हम लोग, आप लोग भी इसको, इस फॉर्मेट को बना लीजिए, फिर क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन 150 शब्द का है, तो 20-30 शब्द से ज्यादा लिखने का स्कोप हम लोग के पास होता नहीं है। और भाषा अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और थोड़ी सी, मतलब अब ऐसी भी भाषा ना लिख दें, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल ना कर दें कि यूपीएससी का एग्जामिनर ही वो चक्कर खाने लगे, डिक्शनरी खोलकर बैठना पड़े उसको। हाँ, बहुत ज्यादा बनावटपन भी नहीं आना चाहिए, लेकिन एक गंभीर वो लगना चाहिए यूपीएससी के हिसाब से। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग? संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। तो सिंपल सा शुरुआत कीजिए कि एक अच्छा लोकतंत्र किसको कहते हैं। ठीक ना, कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायपालिका की स्वतंत्रता उस सिद्धांत को इंगित करती है जिसके द्वारा न्यायपालिका के पास इतनी शक्तियां संविधान द्वारा ही प्रदत्त होती है कि वह शासन के अन्य अंगों, कार्यपालिका, विधायिका के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके, और बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से। दबाव कहने का मतलब यहां पर क्या? पहला तो शासन के अन्य अंग ही, जैसे सरकार का या विधायिका का या नागरिक समाज से बात करें, अपनी सोसाइटी से बात करें, तो सिर्फ सरकार ही प्रभावित करने वाली तो कोई संस्था है नहीं। समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इन संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो व्यक्तियों का समूह है जो प्रभावित कर सकता है। बहुत से ऐसे निजी संस्थाएं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता अगर नहीं है तो लोकतंत्र के मूल्यों को प्रभावित कर सकते हैं, नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब चीज की रक्षा के लिए क्या जरूरी है? एक पूर्व शर्त के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को रखा गया है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे या लिखवाना पड़ेगा? लिख लीजिए इंट्रोडक्शन इसका सिर्फ। ठीक ना, कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से गारंटीकृत न्यायिक स्वतंत्रता एक आदर्श, स्वस्थ
कोमा दे करके, एवं कार्यशील लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सिद्धांत इस विचार को रेखांकित करता है कि यह सिद्धांत इस विचार को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका को सरकार की अन्य शाखाओं के साथ साथ शक्तिशाली व्यक्तियों या समूहों के अनुचित प्रभाव या हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। क्या कहां तक आपका छूटा है? शक्तिशाली व्यक्तियों के समूहों के अनुचित हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है, ठीक है। अब आइए कि संविधान में संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में जो लिखा आप लोगों ने 20-30 शब्दों में वही होगा। इसके बाद से आंसर जो आगे बढ़ेगा तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देने पड़ेंगे जो इस बात को सिद्ध करे कि हमारे संविधान ने हमारी न्यायपालिका को स्वयं अपने द्वारा ही, मतलब संविधान ने खुद के द्वारा ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गारंटी दी है, ठीक। वो प्रोविजंस लिखेंगे। न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रोविजंस कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन 150 शब्द का है तो बहुत ज्यादा आप लोग नहीं लिख सकते हैं। समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि क्या क्या है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जुडिशरी का। तो जैसे कोई लिख देगा पहले कार्यकाल लिख देगा, पहले वेतन आदि लिख देगा, तो ऐसा नहीं, एक सिस्टम से हम लोग चलेंगे और बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो बताएंगे, स्कोप होगा। तो फिर छोटी चीजें बताएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है? न्यायिक नियुक्ति, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में पूरी तरीके से इसको हस्तक्षेप मुक्त रखा गया है कार्यपालिका एवं विधायिका से। पता होगा आप लोग को अच्छे से कि संविधान के अनुच्छेद 124 में 124 में न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाएंगे इससे संबंधित प्रावधान है। इसको लेकर के तमाम विवाद रहा है 95 तक, 1995 तक। 3 केसेस हुए हैं जिनको फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस कहते हैं। पहला जजेस केस कब हुआ था? 1982 में। दूसरा 1993 में। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस अभी हम लोग यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा हैं। 1995 में जो थर्ड जजेस केस हुआ और उसमें जो फैसला आया उसके द्वारा क्या किया गया? एक कॉलेजियम बनाया गया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और इस कॉलेजियम में अनिवार्य रूप से वह जज शामिल होगा जो अगला चीफ जस्टिस भारत का बनने वाला हो। और यही क्या करेंगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। रही बात चीफ जस्टिस की, तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति हमारे यहां कैसी होती है? अब पूरी तरीके से स्थापित प्रक्रिया है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा वो क्या होगा? वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो न्यायिक नियुक्तियों को पूरी तरीके से, मतलब इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया है कि न्यायपालिका किसी भी दबाव से मुक्त हो। उसके बाद से आएंगे इनको हटाने की प्रक्रिया। जजेस के रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो क्या आसान है? इतना टफ प्रोसीजर बनाया गया है ताकि हमारे जज या न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के बिना किसी दबाव के काम कर सके। प्रोविजंस क्या है पता ही होगा आप लोगों को कि अगर किसी हायर जुडिशरी के किसी जज को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के आना है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में लाना है तो 50 लोगों की सहमति चाहिए। उसके बाद से प्रपोजल आ सकता है। प्रपोजल लाया गया जजों को हटाने का, तो जो सदन का अध्यक्ष होगा अपने लेवल पर ही इंक्वायरी करता है कि ये जो आरोप लगाया गया है, जो प्रस्ताव लाया गया है, इसमें दम है या नहीं है।
अगर उसको लगता है कि नहीं है तो वहीं पर खारिज हो जाएगा। अगर लगता है कि नहीं, इसकी जांच आगे की जानी चाहिए, तो क्या होता है, फिर इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, जांच होती है। और अगर आरोप सही पाया जाता है तो क्या होता है, विशेष बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 या फिर टोटल स्ट्रेंथ का 1/2, इतने, मतलब बहुत मान के चलिए कि अगर लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 545 है, और जिस दिन वोटिंग करने की बारी आई कि आज जज साहब को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पर वोट हमको करना है, और 545 के 545 सदस्य आकर के बैठ गए, तो कितने, टोटल हाउस का 1/2, 1/2, मतलब 545 का आधा कितना हुआ कि 273 तो मिनिमम चाहिए ही, लेकिन अगर सारे के सारे आकर के बैठ गए हैं 545, तो इसका 2/3 मतलब 375, 400 के आसपास जब लोग वोट करेंगे तो वो पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा। अगर वो हाउस भी इतने ही मेजोरिटी के साथ में इसी विशेष बहुमत की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बिल को पास कर देता है तो जज हटेंगे, ठीक ना। इतनी टेढ़ी प्रक्रिया है, किस लिए, कि हमारे जज बिना किसी दबाव के काम कर सके। इसके अलावा इनको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या किसी की मर्जी से पद धारण नहीं करते हैं। 65 वर्ष की आयु तक अगर कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य से संबंधित तो ये अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद से इनका वेतन क्या है, भारत के संचित निधि पर भारित है। इसका मतलब क्या, संचित निधि पर कोई भी खर्च भारित है। इसका मतलब क्या होता है कि संसद में उस पर बहस तो हो सकती है लेकिन वोट नहीं हो सकता, कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब पूरी तरीके से सिक्योर है कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हूं तो अभी जो मुझे सैलरी मिल रही है इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाया किसी भी हाल में नहीं जा सकता अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिचुएशन ना हो तो। इसके अलावा इनके पास पूरी तरीके से प्रशासनिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 146 देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि अपने कार्य करने का नियम आदि सब क्या कर सकते हैं, अपने स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से इनके पास है। अपनी अवमानना के लिए आर्टिकल 129 पढ़ेंगे तो क्या है, के लिए दंड देने का अधिकार है। आर्टिकल 121 पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है, संसद में भी नहीं की जा सकती है जब तक कि इनको हटाने का प्रस्ताव पर बहस ना चल रहा हो। तो इतनी सारी चीजें हैं, सब चीज आप लोगों को नहीं लिखनी है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि इनकी जो शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है उसमें किसी भी तरीके का नेगेटिव नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है। जैसे कि आर्टिकल 134(2) है, पढ़ेंगे आप लोग तो आएगा जुडिशरी कि आपराधिक जो मामले होते हैं, आपराधिक कानून है, मतलब आपराधिक मामले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है उसको चाहे तो इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके संसद बढ़ा सकती है, शक्ति को घटा नहीं सकती है। आर्टिकल 138 है, इसमें भी आर्टिकल 139 है। इन तमाम प्रोविजंस में यह बातें की गई हैं कि संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। आर्टिकल 138 में यह बात है कि संघ सूची से जो संबंधित मामले हैं, संघ सूची से जो भी संबंधित मामले हैं उस पर अगर संसद चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार को कुछ और शक्तियां इसके अंतर्गत दी जाए तो वो दे सकती है। 139 में क्या है, इसका जो रिट ज्यूरिडिक्शन है, रिट अधिकारिता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। इतनी बातें आप लोग लिख पाएंगे एग्जाम में? नहीं लिखना है, 2-3 बातें लिखनी है क्योंकि आगे एक बड़ा हिस्सा छूटा हुआ है, ठीक, कि पूर्व शर्त क्यों है। इसमें से 2-3 बातें ही आप लोग को उठानी है। न्यायिक नियुक्ति उठा लीजिए, हटाने की प्रक्रिया उठा लीजिए और कार्यकाल, वेतन आदि एक हेडिंग बना करके उठा लीजिए। और डिटेल में लिखना भी नहीं है, फ्लो चार्ट के माध्यम से बस एक एक लाइन इनके बारे में लिख दीजिए। 150 शब्द में इतना ही हो पाएगा। नोट कर लिया? अब आएंगे आंसर का जो मेन डिमांड है कि ये पूर्व शर्त क्यों है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो उसको लोकतंत्र, एक अच्छा लोकतंत्र क्यों नहीं मानेंगे? ठीक, इसका कारण क्या है कि पहला, संविधान का शासन
विधि का शासन आप लोग पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ, या संविधान का शासन बना रहे। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है, अगर किसी सरकार को खूब बहुमत मिल जाता है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और सरकार तानाशाही के मूड में आ जाए कि पूरे के पूरे संविधान के मूल्यों को ही मैं बदल देता हूं, जैसे कि हम लोकतंत्र हैं, आज से लोकतंत्र नहीं रहेंगे। कहने का मतलब क्या कि एक बार मैं प्रधानमंत्री बन गया तो पूरी जिंदगी मैं ही बना रहूंगा, ऐसा कुछ प्रोविजन करने की कोशिश करें, ठीक ना। बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र को परेशान करते हैं, तो एक काम करता हूं कि सारे राज्यों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता हूं, ठीक। अगर कोई इस विचारधारा का है कि मेरी विचारधारा एक खास धर्म के नजदीक है, कि मैं हिंदू धर्म को अगर मानता हूं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करूंगा, जिसका शोर अभी चुनाव है तो और ज्यादा चलेगा और कुछ सालों से चल ही रहा है। लेकिन संविधान ने तो जितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं सबको रहने की आजादी, पूरी गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता दी है, उनका तो बाधित हो जाएगा। तो सरकार ऐसा न कर दे कोई भी, इसके लिए क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है, जो सरकार के फैसले को खारिज कर सके, वैसे फैसले जो संविधान के उपबंधों से सुसंगत नहीं है, ठीक ना। तो संविधान का शासन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र तो हो, और स्वतंत्र होगी तभी निष्पक्ष होगी, निष्पक्ष होगी तो ही वो किसी के भी अधिकारों की रक्षा कर पाएगी। दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए? अधिकारों की रक्षा। अधिकारों की रक्षा को आप लोग दो लेवल पर दिखा सकते हैं, एक राज्य और एक व्यक्ति या नागरिक। हमारे यहां संघात्मक शासन प्रणाली है, और संघात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि केंद्र होगा और उसके नीचे बहुत सारे राज्य होंगे। इन दोनों के बीच में एक लिखित समझौता होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? संविधान बोल देते हैं। यूएसए इसका क्लासिकल उदाहरण है। लेकिन केंद्र अगर इस मोड में आ जाए कि मैं राज्यों को रहने ही नहीं दूंगी या उनके अधिकारों को छीन लूंगी, स्पष्ट बंटवारा है हमारे संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, नाम सुन रखा है ना। तो अगर संघ इस मामले में आ जाए कि राज्य सूची के विषयों पर भी कानून मैं ही बनाऊंगा, समवर्ती पर भी मैं ही बनाऊंगा, संघ सूची पर भी मैं ही बनाऊंगा, हर राज्य को मैं बर्खास्त कर देता हूं, राष्ट्रपति शासन लगा देता हूं या जो भी, तो ये क्या होगा? राज्यों को जो गारंटी दी गई है संविधान के द्वारा वो बची रहेगी? नहीं। तो इसको बचाए रखने के लिए भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना जरूरी है। दूसरे हैं व्यक्ति या नागरिक। भाग 3 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, गारंटी के साथ में हम लोगों को। अगर सरकार इस मोड में आ जाए कि मैं अधिकारों को छीन लेती हूं, ठीक ना, तो क्या होगा? छीन पाएगी? क्यों नहीं छीन पाएगी? कि एक स्वतंत्र और दबाव मुक्त न्यायपालिका है जो आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ी है। तीसरा कॉलम क्या होना चाहिए? संतुलन के लिए। किसके बीच में? ऑनलाइन के जो बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग। क्या चीज? हाँ, शासन के सभी अंगों के बीच में संतुलन बना रहे। विधायिका संविधान के द्वारा जो उसको अधिकार दिया गया है, जो शक्तियां दी गई हैं, उसी के दायरे में रह करके काम करे। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को, विभिन्न कानूनों और संविधान के द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है या अन्य विधियों के द्वारा जो बताई गई है, रूल्स के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा जो बताई गई है, उसके अनुसार कार्य करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए न्यायपालिका है। तो शासन के तीनों अंगों के बीच में कार्यपालिका, विधायिका और खुद न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस बनी रहे, इसके लिए जरूरी क्या है? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक। इसके अलावा पॉइंट बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स पे आप लोग लिखते हैं, ये बड़े बड़े पॉइंट्स है, तो इससे क्या होगा? आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं आप लोग? 2 कॉलम मैंने छोड़ा हुआ ब्लैंक, ठीक है। और कोई? तो वो लिखा है ना, अधिकारों की रक्षा, राज्य और नागरिक दोनों वहीं पर आ गए हैं, ठीक ना। एक जवाबदेही है, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ अलग लिखना पड़ेगा। ये सामान्य तौर पर हर किताबों में मिल जाते हैं, ठीक ना। एक शब्द मैं लिखूंगा, सत्तावाद को रोकना। इसकी व्याख्या कर पाएंगे आप लोग? मैंने क्यों डाला?
वो तो ऊपर हम लोगों ने देखा ही है संतुलन में। उदाहरण के साथ बताते हैं तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होती है। हमारे जस्ट पड़ोस में एक देश है प्यारा पाकिस्तान, है ना। वहां पर कभी भी लोकतंत्र अपने पूरे मूल्यों के साथ में, शक्ति के साथ में स्थापित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जब चाहिए देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, फिर अचानक से एक दिन एक जनरल खड़ा होता है और आकर के सत्ता को छीन लेता है। हमारे यहाँ क्या होता है, सरकारें तो हमारे यहाँ भी गिरी हैं इतिहास में, लेकिन कभी सेना या किसी अन्य संस्था ने आकर के उसको कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। क्यों? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसलिए पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो बहुत ही कमजोर हालत में है, अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ठीक ना। तो सत्तावाद को अगर रोकना है तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट, पावरफुल एंड न्यूट्रल जुडिशरी चाहिए, ठीक। इसके अलावा एक कॉलम हम लोग बना सकते हैं जो थोड़ा अलग होगा अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। जिस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है उस देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छी है, सामान्य तौर पे होती है और होनी भी चाहिए। क्यों? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही लोगों को विश्वास दिला सकती है, बाहर के लोगों को, कि अगर इनकी न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट है, मतलब वहां पर नागरिक हो या व्यक्ति, सभी के अधिकारों की रक्षा ये प्रभावी तरीके से कर पाता होगा। तो अगर मुझे कभी किसी देश में जाना हो और वहां की जुडिशरी इतनी पावरफुल, न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट है, तो मुझे जाने में कोई डर नहीं होगा कि वहां पर जाने पर उनके संविधान या विधान द्वारा जो भी अधिकार दिए गए होंगे उसकी रक्षा करने के लिए एक संस्था है, ठीक। इतने सारे ये कारण है जो एक अच्छा लोकतंत्र होने के लिए ये पूर्व शर्त बनाते हैं, ठीक ना। इसमें जितना आप लोग लिख पाए 2 ही 3 का स्कोप बन पाएगा 150 शब्द के हिसाब से, ठीक। निष्कर्ष में क्या बताएंगे? 150 शब्द में सामान्य तौर पे होता क्या है ना कि जब तक आपका आंसर खत्म होता है निष्कर्ष के लिए वर्ड नहीं बचता आपके पास। लेकिन कभी मन में ये रख करके नहीं चलना है कि एग्जामिनर पेन लेकर के 1 2 3 4 काउंट करेगा कि 185 लिखा है ना, 151 149 तो नहीं हो गया, अगर हो गया तो मैं इसका नंबर काट लूंगा। ऐसा नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग कब होती है? जब इनडिसिप्लिन कंटिन्यूअस दिखता है कि अनुशासनहीनता, इसको कहा गया 150 शब्द में लिखो, लेकिन कहीं 20 शब्द में लिख रहा है, कहीं 300 शब्द में लिख रहा है, ऊपर से साथ में उल्टा पुल्टा भी लिख रहा है। अगर भाषा आपकी अच्छी है, कंटेंट सही है, तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में मजा आता है। 10 शब्द ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब कुछ गलत हो, ग्रामर भी गलत हो, कंटेंट भी उत्तर की जगह दक्षिण दिशा में जा रहा हो, हैंडराइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो, तो क्या होगा? और वर्ड लिमिट भी बार बार क्रॉस कर रहे हैं, तो इससे नेगेटिव मार्किंग का स्कोप बनता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के? आप लोग बताइए। डिस्कशन इसलिए रखा है कि क्या होना चाहिए निष्कर्ष 20 शब्द में, एक लाइन कोई भी बताइए। बहुत अच्छा है। क्या बोला आपने? जोर से बोलिए ताकि हर कोई सुन ले। इतना लिख देंगे काम हो जाए। और बहुत अच्छा लिखा आपने। क्या कहा इन्होंने? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक नैतिकता एवं सहभागिता मूलक लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन एक लाइन इसी को और आगे बढ़ा देंगे, हालांकि यह स्वतंत्रता वही संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, अतः न्यायपालिका को भी इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल संतुलित तरीके से करना चाहिए। ठीक है? हाँ, 250 वर्ड्स का होता तो मैं बोलता कि आगे गिरा अलग से कॉलम बना लीजिए, ठीक ना। 150 वर्ड्स में स्कोप नहीं बन पाएगा, इसीलिए एक सुझाव, गंभीर सुझाव निष्कर्ष में शामिल कर दीजिए, ठीक ना। और क्या सुझाव शामिल करेंगे? अगर उठा करके अपने देश की जुडिशरी, पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों को देखें तो शानदार तरीके से काम चल रहा है। तनाव हर देश के संवैधानिक या फिर मतलब राज्य व्यवस्था में आता है, हमारी राज्य व्यवस्था में भी आया है, लेकिन शासन के तीनों अंगों ने क्या किया? बहुत ही संतुलित तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया। फिर भी एक दे देना है। कई लोग क्या जैसे बातें करने लगते हैं कि न्यायिक सक्रियता, ये तो ठीक है, लेकिन जब जुडिशियल ओवररीच होने लगता है
कि न्यायपालिका अपना काम छोड़ करके पूरी तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकल करके अन्य संस्थाओं का काम अपने हाथ में जब लेने की कोशिश करने लगती है तो इसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। इससे बचना चाहिए, है ना। आवश्यक है तो करे संविधान के दायरे में रह करके, लेकिन स्वतंत्र, ताकतवर, निष्पक्ष इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप दूसरी संस्थाओं का का काम, उनका अधिकार आप छीनते हुए चले जाएं। तो ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो वही एक सुझाव दे देना है कि अगर कुछ आलोचक कहते भी हैं तो एक लाइन लिख देना है कि शक्ति का इस्तेमाल न्यायपालिका को संतुलित तरीके से करना चाहिए।